नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल की ओबीसी लिस्ट में जितनी भी जातियों को शामिल किया गया था उसे रद्द कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है आज की। आप यूं समझिए, हाई कोर्ट का यह फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं और इस फैसले को ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। सेटबैक क्यों माना जा रहा है, इसके पीछे हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे एक तुष्टीकरण का एक ऐसा खेल है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ओबीसी रिजर्वेशन में कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल चल रहा था, कैसे रिजर्वेशन को, ओबीसी रिजर्वेशन को हथियार बनाया गया मुस्लिम तुष्टीकरण का, यह हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में खेल कैसे चल रहा है 2010 से ही। और इस फैसले से, हाई कोर्ट के इस फैसले से कैसे इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका देना है आपको जवाब। और वो सवाल क्या है, जरा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 1, ममता ने ओबीसी लिस्ट में 90% से ज्यादा मुस्लिम जातियों को क्यों रखा? यह हम आपको बता रहे हैं। अभी तो आपको सुनकर चौंकेंगे, लेकिन अभी जब इसकी डिटेल बताऊंगा तो आप और ज्यादा हैरान होंगे कि ममता ने ओबीसी लिस्ट में, ओबीसी जातियों की कैटेगरी में 90% से ज्यादा जातियां मुसलमानों की रखी है। और कैसे, ये तो आपको एक फैक्ट है, इस पर आप क्या सोचते हैं आप बताइए, बाकी कहानी आगे मैं बताऊंगा। वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा किया होगा, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, हिंदुओं को दबाने के लिए। और ऑप्शन सी, रोहिंग्याओं को बढ़ाने के लिए। आप क्या सोचते हैं, जरा इस सवाल के जवाब में हमें बताना शुरू करिए। ओबीसी आरक्षण में ममता का मुस्लिम कार्ड क्या बताता है? सवाल नंबर 2। और ऑप्शन ए, ओबीसी के साथ धोखा कर रही थी ममता बनर्जी और इसके पहले वामपंथी सरकारें भी। और ऑप्शन बी, ममता सिर्फ मुसलमानों को बढ़ाती हैं। और ऑप्शन सी, जिसको चाहिए उसको दिया होगा। यानी कि ये जो लिस्ट बनाई गई है ये जस्ट है, ये इंसाफ इसमें इसके जरिए किया गया है। क्या सोचते हैं आप बताइएगा हमें। सवाल नंबर 3, बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का कितना असर पड़ेगा? और यह सवाल है और इसका ऑप्शन है, ममता के तुष्टीकरण पर यह हथौड़ा है। ऑप्शन बी है, ओबीसी को धोखे का एहसास होगा इस फैसले के बाद। और ऑप्शन सी, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 3 सवाल है जिसका कि आपको देना है जवाब। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ चुका है और आप अपने मोबाइल कैमरे से जैसे ही उसे स्कैन करेंगे आपके सामने सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। जवाब भर के उसे सबमिट करना शुरू करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज करते हैं 4 लकी वोटर का चुनाव। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के मुद्दे पर। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के लिए कैसे ओबीसी आरक्षण को औजार बनाया गया, हथियार बनाया गया, आज हम इसका पर्दाफाश करेंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे 2010 के बाद पहले वामपंथी सीपीएम सरकार ने और बाद में 2011 से और उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों की घुसपैठ करा दी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप इस बात को याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं घुसपैठ करा दी। क्यों कह रहा हूं यह भी बताऊंगा मैं आपको, जिसे आज हाई कोर्ट ने अवैध करार देते हुए कैंसिल कर दिया। और 5 लाख से ज्यादा ओबीसी सर्टिफिकेट जो उसके बाद बांटे गए उस सब को रद्द कर दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 2010 के बाद जिन लोगों ने ओबीसी सर्टिफिकेट, ऐसे जो नई जातियां शामिल हुई थी, उसके आधार पर जो नई नौकरियां लोगों को मिली है उनकी नौकरियां बरकरार रहेगी। मानवीय आधार पर यह फैसला किया गया है। लेकिन आज के बाद जो ओबीसी पुराने सर्टिफिकेट हैं 2010 के बाद जारी किए गए, उसके आधार पर कोई नई नौकरी नहीं मिलेगी ओबीसी आरक्षण के तहत। और अब यह बात कि हम इसे घुसपैठ क्यों कह रहे हैं, हम घुसपैठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी राज्य में ओबीसी का आरक्षण किस जाति को मिलना चाहिए यह पिछड़ा वर्ग आयोग तय करता है। इन द सेंस, ऐसे समझिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार को बताता है कि किन किन जातियों को ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, कौन इसकी हकदार है, कौन इसके योग्य है, कौन इस हद तक पिछड़ा है कि उसे ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। और ओबीसी कमीशन की सिफारिश के बाद ही राज्य सरकारें किसी जाति को ओबीसी का दर्जा देती। लेकिन यहां कुछ अलग खेल हुआ। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को खुश करने के लिए सीपीएम और ममता सरकार ने
बिना ओबीसी कमीशन बड़ी संख्या में मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दे दिया। हम आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण का एक खेल कितनी बेशर्मी से चल रहा था। 2010 के पहले पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग में 66 जातियां थी, सिर्फ 66 जाति ओबीसी में, और इन 66 में सिर्फ 12 जातियां ही मुसलमानों की थी। 66 में 12 जाति मुसलमानों की, बाकी की 54 जातियां हिंदुओं की थी। जो मुस्लिम जातियां थी उनमें जोल्हा, फकीर, धुनिया, कसाई ऐसी जातियां शामिल थी, और इन जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। लेकिन 2010 यानी कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सीपीएम यानी कि उस समय की सरकार को लगा कि मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का एक शानदार नुस्खा यह हो सकता है कि उन्हें ओबीसी आरक्षण का फायदा दिला दिया जाए, और इसीलिए 2010 से 2011 के बीच सीपीएम सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, बल्कि एक नहीं बल्कि 2-3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, और 42 नई जातियों को ओबीसी का दर्जा दे दिया। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 42 जातियों में हिंदुओं की सिर्फ एक जाति शामिल थी। इन 42 जातियों में हिंदुओं की सिर्फ एक जाति शामिल थी, और उसका नाम था चासा या चसट्टी। बाकी की 41 जातियां मुसलमानों की। सोचिए जरा, मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल किस लेवल पर चल रहा था। इतने घोर तुष्टीकरण के बावजूद 2011 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम का पत्ता कट गया। ममता बनर्जी की सरकार आई, और ममता तो तुष्टीकरण के इस खेल में वामपंथियों से भी आगे निकल गई। ममता ने सरकार में आने के बाद 72 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया, और जरा आप अंदाजा लगाइए कि इनमें से कितनी मुस्लिम जातियां होंगी। 72 में से 65 जातियां मुसलमानों की थी। 72 में से 65। वामपंथियों ने 42 में से 41 जातियां मुसलमानों की शामिल की ओबीसी में, और यहां 72 में से 65 जातियां मुसलमानों की ममता बनर्जी ने शामिल करा दी। और ममता बनर्जी ने भी इन जातियों को ओबीसी का दर्जा देने से पहले ओबीसी कमीशन से, जो स्टेट ओबीसी कमीशन होता है, उससे कोई सर्वे नहीं कराया, और ना उनकी सिफारिश मांगी, ना उनसे पूछा कि हम इन जातियों को ओबीसी में शामिल करना चाहते हैं, ये उसके योग्य हैं कि नहीं, ये उनकी शर्तें पूरी करते हैं कि नहीं। बिना पूछे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, और इन जातियों को कहा कि भाई आज से इनको आरक्षण, ओबीसी आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा, और इन सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलने लग गया। अब इस तरीके से देखिए तो बंगाल में इस वक्त 180 जातियां ओबीसी की हैं, जिनको ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। उनमें से सिर्फ 62 जातियां हिंदुओं की है, और बाकी 118 जातियां जो है वो मुसलमानों की। जबकि पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 30% से भी कम है। तो जिन लोगों का हिस्सा 30% से कम है आबादी में, उनकी 118 जातियां, और जो 70% के आसपास हैं उनकी 62 जाति। तो ज्यादातर लोगों को ओबीसी आरक्षण का कैसे फायदा दिलाया जाए मुसलमानों के, ये इसके लिए पूरा खेल चल रहा है। तुष्टीकरण के खेल का एक और नमूना दिखाता हूं मैं आपको। पश्चिम बंगाल में सारी ओबीसी जातियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। कैटेगरी ए, जिसमें कि ज्यादा लाभ मिलता है, उसमें 90% जातियां मुसलमानों की। ए कैटेगरी में जिसमें ज्यादा लाभ मिलता है, उसमें 90% जातियां किसकी हैं? मुसलमानों की। और कैटेगरी बी, जिसमें कि कम लाभ मिलता है, उसमें 54% जातियां, 54% जातियां हिंदुओं की। तो ज्यादातर, मतलब आधे से ज्यादा हिंदू जातियों को कैटेगरी बी में रख दिया गया, जिसमें कि उन्हें कम फायदा मिलता है आरक्षण का। और 90% मुसलमान जातियों को उठाकर कैटेगरी ए में रख दिया, जहां पर ज्यादा आरक्षण का फायदा मिलता है। सोचिए, आप साफ साफ देख सकते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता और वामपंथी सरकार किस हद तक तुष्टीकरण करने में जुटी थी। अभी एक और खेल दिखाते हैं। जिस तरह राज्य में ओबीसी जातियों की लिस्ट होती है, उसी तरीके से केंद्र में भी ओबीसी जातियों की अपनी एक सूची होती है, और इस सूची में ओबीसी जातियों को राज्य सरकारें अनुशंसा करती हैं कि किनको शामिल किया जाए।
पिछले साल ममता सरकार ने सेंट्रल ओबीसी कमीशन की एक नोटिस भेजा और उसमें कहा कि पश्चिम बंगाल की 83 और जातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। हालांकि वो लिस्ट कुल 87 जातियों की थी, लेकिन 4 जातियां जिनका कि सिर्फ नाम बदला जाना था, उनका नाम सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में कुछ और था और असल में वो कुछ और जातियां कही जाती हैं वहां बोलचाल में, इसलिए उनके नाम बदले जाने थे और बाकी 83 नई जातियां शामिल की जानी थी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। सेंट्रल ओबीसी लिस्ट मतलब जिसके जरिए, जिस लिस्ट के आधार पे केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण मिलता है, उस वाली लिस्ट में ममता बनर्जी ने 83 नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश भेजी, नोटिस भेजा। आप यहां भी यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन 83 में से 73 जातियां मुसलमानों की थी। ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हंसराज अहीर ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर ममता सरकार की सिफारिश पर आपत्ति जताई। उन्होंने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी, पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को सम्मन भेजा और एक बार नहीं 4-4 बार भेजा कि आखिर इस सिफारिश का क्या आधार है, कौन सा सर्वे आपने कराया है, कौन सा डेटा है आपके पास जिसके आधार पर आप ये जो 83 जातियां जो नई शामिल करना चाहते हैं सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में, उसमें से 73 जातियां मुसलमानों की रखी है आपने। लेकिन ममता सरकार के अधिकारी न तो हाजिर हुए और न ही अपनी सिफारिश के पक्ष में कोई डेटा भेजा। अब सोचिए कि किस तरीके से खुलेआम तुष्टीकरण का एक खेल चल रहा है और ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, दिलाया जाए ताकि उनके वोट बैंक बटोरे हासिल किए जाएं। इसको लेकर किस बेशर्मी से खेल चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और इसी के खिलाफ आज हथौड़ा चला है हाई कोर्ट। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं, मंच से कहते हैं, चुनावी रैलियों में कहते हैं कि ये इंडी गठबंधन के लोगों की कोशिश है, इनकी साजिश है कि ओबीसी आरक्षण, SC/ST आरक्षण इसको मुसलमानों में बांट दिया जाए, तो लोग कहते हैं कि ये गलत आरोप लगा रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं, जो हमने आंकड़े दिखाए उससे स्पष्ट है कि किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ओबीसी आरक्षण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, कैसे ओबीसी आरक्षण को की बंदरबाट की गई। लेकिन यही बात जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं तो यह हो जाता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। जरा सुनिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं इस बारे में। उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है कि टीएमसी और बंगाल की राजनीति में एक नया भूचाल आ जाएगा और आना शुरू हो गया है, उसका कंपन महसूस होना शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले को मानेंगे ही नहीं, यह बेकार का फैसला है और हम इसे नहीं मानते, हम ओबीसी आरक्षण को में मुसलमानों को फायदा देना जारी रखेंगे। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि जब भी इस तरह का कोई सवाल उठता है, न उनको कानून और या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी नियम, इससे कोई मतलब नहीं। वो कहती है कि नहीं, हमारा कानून अलग है, हम देंगे, और इस तरीके से काम शुरू हो गया। अब ये जो सवाल उठ रहे हैं इस पूरे खेल में कि आखिर किस आधार पे और किस वजह से इस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा था और उसका असली मकसद क्या था और क्यों नियमों की अनदेखी की गई मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, यह सवाल है जिसका जवाब आज इंडी गठबंधन के लोगों को देना चाहिए। और हमारे पास कुछ लोग, हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, मेहमान हैं, जिससे हम इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे।
हमारे साथ तुहिन सिन्हा है, प्रवक्ता बीजेपी के, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सोमनाथ राय राजनीतिक विश्लेषक हैं और तारिक अहमद लारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सोमनाथ राय, ये टीएमसी और ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उस पर एक बड़ा तमाचा की तरह जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया उससे साबित हो गया है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का बड़ा खेल चल रहा था। ये प्रोग्राम मेरा से 30 मिनट का है। लास्ट 15 मिनट से आप भी कोशिश कर रहा है बंगाल में रहने वाले हिंदू को ममता बनर्जी के खिलाफ ले जाने का आप भी कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 15 मिनट से मैं सोच रहा था ऐसे होना भी चाहिए, क्यों, दिस इज योर ड्यूटी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी का भाषण सुन रहा था, जितना मुस्लिम है सबको, आपको मालूम है आज हाईकोर्ट का राय का बाद 5 लाख, आपने बोला है ना 27% मुस्लिम है, ओनली 5 लाख मुस्लिमों को जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट है उनका ऊपर कुछ कार्रवाई होगा। 5 लाख 27% में। सिर्फ वो नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, हमको 1 मिनट देना पड़ेगा आपको। 2011 जब टीएमसी गवर्नमेंट आया उससे पहले आप देखेंगे, आपके पास होगा, सच्चा रिपोर्ट है। सच्चा रिपोर्ट में पूरा इंडिया में सबसे खराब हालात मुस्लिम का था बंगाल में। सीपीएम वाले ने मुस्लिम लोगों को यहाँ पर यूज किया था, उसका सोशली, उसको फाइनेंशियली, उसके एजुकेशनली एकदम खत्म कर दिया था। सच्चा रिपोर्ट में बोल रहा था। ममता बनर्जी आने का बाद सोचा है एक ही बात, अगर एक पक्षी ठीक से उड़ पाए तो इसका 2 जो विंग्स है दोनों को इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे हिंदू का साथ मुस्लिम को भी यहाँ पर सोशली अगर सामने लेकर नहीं आएंगे तो बंगाल बाहरेंगे कैसे, आगे कैसे आगे जाएंगे? एक पक्षी कैसे उड़ेंगे अगर एक उसका विंग्स खराब है और एक विंग्स ठीक ठाक होगा? तो ममता बनर्जी की यही कोशिश था। अब सच्चा नहीं, कोशिश अच्छी थी बुरी थी इस पर मैं कोई फैसला नहीं कर, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं सोमनाथ राय कि अगर आपको एक ऐसा करना था तो आपने नियमों के तहत क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से आपने सिफारिश मांगी? क्यों नहीं उनसे कहा कि आप एक लिस्ट बनाकर दीजिए कि किन किन जातियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, किसको किसको ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए? ये आपने ओबीसी कमीशन से क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? जबकि मैंडेट ये है कि उससे पूछे बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? हमको 1 मिनट भी नहीं हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्यों नहीं हुआ। जो ये जो कमेटी गठन किया था उसका जो सर पे ऊपर था उसका नाम है उपेंद्र विश्वास, सुना है जरूर आप, इतना बड़ा सांबादिक है, उसका नाम भी सुना है। वन ऑफ द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, नॉट ओनली पॉलिटिशियन, लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट किया था एज ए सीबीआई ऑफिसर। ही वाज द चीफ ऑफ द कमिटी। और ये घर घर पे जाके सर्वे करने का बाद ही ओबीसी कौन कमाल कर रहे हैं आप। आज हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, आपने पढ़ा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? नहीं, क्या कहा, क्या टिप्पणी की है? उसने कहा कि ओबीसी कमीशन को एक नई लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि किनको शामिल करना चाहिए। तो अगर ये आपने किया होता तो आज इसे जरूरत नहीं पड़ती ना इसकी। हाई कोर्ट का कोई डिसीजन के अगेंस्ट में बात नहीं करना। अरे आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कर रही है। वो तो कह रही है कि हम हाई कोर्ट के फैसले को मानेंगे ही नहीं। भाई अगर कोई एक मिनट सोमनाथ राय, अगर कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन हो तो कह सकता है, उसको कहना यह कहना चाहिए था कि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इसका क्या कानूनी इसका समाधान निकल सकता है हमें देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मैं हाई कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कोई सीएम, कोई जिम्मेदार सीएम ऐसा कहता है क्या? नहीं मानेंगे इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे तो ये बात क्यों नहीं कही उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं नहीं मानूंगी? नहीं मानना क्या? चीफ मिनिस्टर क्या कहेंगे वो भी आप बता देंगे। एक चीफ मिनिस्टर क्या कहेंगे? चीफ मिनिस्टर क्या कहेंगे? बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर क्या कहेंगी इसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। अगर आप पब्लिक मंच पे खड़े होकर क्या बोलते हैं, एक एक शब्द की समीक्षा होगी, एक एक शब्द की समीक्षा होती है। सोमनाथ राय, नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण का बात करके इलेक्शन से पहले आप लोग यहाँ कर तुहिन सिन्हा एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी,
पहले तो आपने मुस्लिम जातियों की घुसपैठ करा दी ओनली 5 लाख ओबीसी आरक्षण में, और अब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि हम उसे मानेंगे नहीं। देखिए रंजीत जी, आज के हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये मैं मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेना चाहता हूं। इस समय हमारे साथ हंसराज अहीर हैं, ये सेंट्रल, ठीक है हम उनसे फिर से जोड़ेंगे उनको, अभी उनका फोन फिर से कॉल ड्रॉप हो गया है, आप अपनी बात पूरी करिए। तो इंसिना, हाँ देखिए हाई कोर्ट के आज के निर्णय से यह प्रमाणित हो गया है कि इंडी अलायंस के लिए इस देश में आरक्षण भी एक स्कैम का जरिया बन चुका था। जो कॉम्पिटिटिव तुष्टिकरण, जो प्रतियोगी तुष्टिकरण ये लोग करते आए हैं, वो आज एक बीमारी, एक नशा बन चुकी है। और आज दुख की बात है कि जिन लोगों को इन लोगों ने फेक ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे, आज आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों के करियर के साथ, कितने लोगों के जीवन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, केवल इसलिए क्योंकि ये संविधान के प्रोसेस को, संविधान के सेंटिमेंट को फॉलो नहीं करना चाहते थे। क्या इस देश में ओबीसी कमीशन और नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कमीशन की कोई अहमियत नहीं है? ममता बनर्जी किन हदों तक जा रही थी ओबीसी कम्युनिटी से उनके अधिकार चुराने के लिए, यह कितने शर्म की बात है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 महीने से जो बात कही है, जो चेतावनी देश को दी है इंडी अलायंस के विरुद्ध, आज वो भी सही सिद्ध हो जाता है। यही मंशा इन लोगों की कांग्रेस की सरकार की पहली आंध्र में थी, उसके बाद कर्नाटक में थी, और हल्के से गुप्त रूप से ये योजना पे काम कर रहे थे कि पूरे देश में किस प्रकार से ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ाकर मुस्लिम आरक्षण लागू करे। तो मेरे ख्याल से आज एक बड़ा दिन है और ममता बनर्जी को बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उन सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनका करियर, जिनका जीवन उन्होंने खराब किया है इस गलत तुष्टिकरण की नीति के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा लोगों से जरा लोगों की राय को भी इसमें शामिल करते हैं। देश का मूड मीटर है और मूड समझने की कोशिश करते हैं। इस फैसले के बाद लोग क्या सोच रहे हैं, जरा सुनते हैं, जरा उनकी भी बात सुनते हैं। हमने सवाल पूछा था कि ममता ने ओबीसी में 90% से ज्यादा मुस्लिम जातियों को रखकर क्या मैसेज देने की कोशिश की है और क्यों रखा है, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। 80% लोग कहते हैं कि वोट बैंक बचाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए ममता ने ऐसा किया। 10% लोग, 10.5% लोग कह रहे हैं कि रोहिंग्या को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और मैं ऐसा जो लोग कह रहे हैं उनके पास भी निश्चित रूप से कोई जानकारी होगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हंसराज अहीर और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बाकायदा लिखा है कि बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी ओबीसी के कार्ड बांट दिए गए, ओबीसी के सर्टिफिकेट बांट दिए गए। और 9.5% लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं पर दबाव बनाने के लिए। हमारे साथ हंसराज अहीर जुड़ गए हैं। हंसराज अहीर सेंट्रल ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं और इन्होंने आपत्ति जताई थी। हंसराज अहीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आप आपत्ति जताते रहे हैं, जिसको लेकर राष्ट्रपति तक गए आप, उसी से जुड़ी हुई एक खबर है। आज हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जितनी भी जातियां शामिल की गई ओबीसी लिस्ट में, सबको एक तरीके से कैंसिल कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? हंसराज अहीर साहब, क्या आवाज जा रही है आपको? हंसराज अहीर से फिर बात करने की हम कोशिश करेंगे। हंसराज अहीर का बयान इसलिए यहां पर, उनका रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बाकायदा आपत्ति जताई थी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में जो 83 नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश की थी ममता बनर्जी ने, उसमें 73 जातियां मुसलमानों की थी और इस बात पर आपत्ति जताई थी हंसराज अहीर ने। आज जो हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिर आगे लेने की कोशिश करेंगे। तारिक अहमद लारी के पास चलते हैं। तारिक अहमद लारी, जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण छीनकर और मुसलमानों को देने की कोशिश हो रही है, तो पूरा इंडी गठबंधन उसको बहुत मिर्ची लग जाती है। और आज हाई कोर्ट का फैसला है और उस फैसले के पीछे की पूरी कहानी हमने दिखा दी। अब क्या कहेंगे आप? रंजीत जी, पहली बात यह है कि आप बोलने दीजिएगा, जैसे आपने बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दिया है। आप बीच में एक बार भी उनको नहीं टोकेंगे, राइट? तो हमको भी बोलने दीजिएगा, बीच में टोकिएगा नहीं। ये थोड़ा सा लिहाज करिएगा। बोलिए। देखिए हाई कोर्ट का जो आया है, हाई कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पे उस चीज को खारिज किया है।
हाई कोर्ट ने ये कोई टिप्पणी नहीं की है कि आरक्षण नहीं देना है कि देना है, क्या करना है। हाई कोर्ट ने कहा कि उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए इसको हम रोकते हैं। आप उस प्रोसेस को अडॉप्ट करिए, प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद ही आप आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ममता जी को वो चीज पसंद नहीं आई, मुझे भी पसंद नहीं आई। जैसे मेरे ही खिलाफ कोई फैसला नीचे लोअर कोर्ट कर दे तो मैं कहता हूं मैं कोर्ट का फैसला नहीं मानता, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उनको लगेगा कि उनका प्रोसीजर गलत है, उनको लग रहा है कि मेरा प्रोसीजर सही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि गलत प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा, तब फिर ये आगे जाके प्रोसीजर को अडॉप्ट करके उस हिसाब से आगे करेंगे। अब रही मोदी की बात, तो ये भी तो पूछ लिया कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगकर कितना वोट मिल रहा है। ठेंगा सिर्फ हिंदू, मुसलमान, राम मंदिर, मस्जिद, मजार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या, यही नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया 10 सालों में जिसके नाम पर ये वोट मांग सके। इनकी हैसियत नहीं है कि अपने काम के नाम पर वोट मांगे, क्योंकि कुछ काम ही नहीं किया है। हर नीति इनकी फेल रही। इन्होंने कहा हम 100 शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कोई स्मार्ट सिटी आज तक नहीं मिली हमको। हर सांसद को कहा था एक गांव गोद लीजिए, किसी सांसद ने गांव गोद लिया तो आज भी गोद में ही है, लल्ला बना घूम रहा है कि मैच्योर हुआ, 10 साल का बच्चा हुआ, वो कुछ तो हुआ होगा। मुद्दे की बात करिए ना, मुद्दे की बात करिए ना तारिक अहमद लारी, तारिक अहमद लारी, मुद्दे की बात करिए ना। मैंने आपसे पूछा कि भाई अगर मुस्लिम आरक्षण देना ही था तो ये 14 साल से अवैध तरीके से क्यों दिया जा रहा था? क्यों बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के सिफारिश के ये करीब 108 जातियों को शामिल कर लिया गया उसमें? 108 नहीं बल्कि 116 जातियों को शामिल कर लिया गया। क्यों? और उसमें से ज्यादातर 106 जातियां जो है वो मुसलमानों की शामिल कर ली गई। क्यों? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। ये अवैध घुसपैठ नहीं है तो क्या है? ये ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी नहीं है तो क्या है? अरे ओबीसी आरक्षण कैसे मिलता है ये पहले बोलिए ना। अरे ओबीसी मैं ये बता दिया है मैंने, ये ऑलरेडी बता दिया है मैंने सोमनाथ राय, आपने सुना नहीं लगता है, आपने सुना नहीं। उसकी प्रक्रिया तय है, उसकी प्रक्रिया तय है कि ओबीसी वर्ग, ओबीसी फाइनेंशियली जो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है उन लोगों को ओबीसी का अंदर ले आना चाहिए, इसीलिए लेकर आया। बंगाल में मुस्लिम लोगों का हालत सबसे खराब था, सबसे खराब। उनको सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली खराब कर दिया था, इसीलिए उन लोगों को ओबीसी में लेकर आया। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? अरे गलत नहीं है तो हाई कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया? क्यों खारिज कर दिया? 2010 के बाद जितनी जातियों को आपने जोड़ा उसको क्यों खारिज कर दिया अगर गलत नहीं है तो? जज लोग तो बोलते हैं हम लोग आरएसएस से जुड़ा हुआ है, हाईकोर्ट का कोई का जज तो आप जो असली सवाल है उसका जवाब न सोमनाथ राय देंगे न तारिक अहमद लारी देंगे। आपको मालूम है हाईकोर्ट का जज लोग क्या बोल रहे हैं? रंजीत जी, सुजाता ये मुस्लिम तुष्टीकरण के खेल में ओबीसी आरक्षण, ओबीसी का हक कैसे मारा जा रहा है वो हमने उसकी एक बानगी दिखाई। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ओबीसी का हक कैसे मारा जा रहा है उसकी बानगी हमने दिखा दी। ये बानगी नहीं है, बहुत बड़ा, तो हमने एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाई। इस हद तक तुष्टीकरण हो रहा है कि कैटेगरी ए में जिसमें ज्यादा फायदा मिलता है उसमें 90% जातियां मुसलमानों की है, और कैटेगरी बी जिसमें कि कम फायदा मिलता है उसमें आधी से ज्यादा जातियां जो हिंदुओं की है। इस लेवल पर जाकर तुष्टीकरण हो रहा है। रंजीत जी, यहाँ पे सिर्फ ओबीसी का हक नहीं मारा गया है, ये आरक्षण और जो संविधान के खिलाफ, जो मूलभूत सिद्धांत है उसके खिलाफ भी है। ये शायद इन पैनलिस्ट को पता नहीं होगा कि आरक्षण जो संविधान में प्रावधान है कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं हो सकते हैं, और जिस तरह से मुसलमानों को शामिल किया गया कि ये कि वो पिछड़े हैं। रंजीत जी, मैं इनके वक्त नहीं बोली, आपको उनका डाउन करना होगा। एक मिनट, ऐसे नहीं चलेगा, सुजाता को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुनना होगा आपको, सुजाता को अपनी बात पूरी करने दीजिए। तारिक अहमद लारी, आप तो कह रहे थे कि मुझे बोलने दीजिए, अब दूसरे लोग बोल रहे हैं तो आप उनमें। देश के सामने है, आपको सुनना होगा कि इंडिया अलायंस किस तरह से ओबीसी का हक मार रहा है। आपको सुनना होगा। सोमनाथ राय, तारिक अहमद लारी, बोलने दीजिए ना सुजाता। कानून कल्याण अधिनियम 1993 के खिलाफ है। आपको जानना चाहिए कि ये पश्चिम बंगाल की कानून के
खिलाफ भी है, संविधान के खिलाफ है, बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत के खिलाफ है। तो ये बताइए कि इंडी गठबंधन जो ये कहता रहता है कि ये आरक्षण बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई है, तो कैसे यही इंडी गठबंधन आंध्र प्रदेश में भी तारिक अहमद लारी पिछली बार आए थे तो इस बात पे मुझसे लड़ रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलता कहीं। आज उन्होंने लगता है कि अपने को अपडेट कर लिया है, अब उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलता है और कितनी जातियों को मिलता है। ये रिपोर्ट देखने के बाद इनको अंदाजा हो गया है। पिछली बार हमसे ही लड़ पड़े थे इस बात के लिए कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलता। योगी जी भी आरक्षण को, तो मैं कह रहा हूं यही बात मैंने कही थी, मैंने एक प्लेन फैक्ट बोला था, आप इसी बात पे मुझसे भिड़ गए थे कि मुसलमानों को कहां आरक्षण मिलता है, नहीं मिलता है। आज हमने आपको दिखा दिया। खैर, प्रियंका राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका राणा भाई, ये तुष्टीकरण के खेल में ये टीएमसी अकेले नहीं है। टीएमसी से पहले सीपीएम ने, वामपंथी पार्टियों ने भी पुरजोर कोशिश की कि मुसलमानों को साध लो किसी तरीके से, भले उसके लिए ओबीसी आरक्षण की कुर्बानी देनी पड़े, उनको बंदरबाट करनी पड़े, उन्होंने कर दिया। 42 जातियां जारी, लास्ट में 2010 से 11 के बीच में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो शामिल की गई ओबीसी कोटे में, ओबीसी लिस्ट में, उसमें से 42 में से 41 जातियां मुसलमानों की थी। इस हद तक आप तुष्टीकरण के खेल में शामिल थे। तुष्टीकरण कौन नहीं कर रहा है? मुझे आप एक बात बताइए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी जो भाषण आया था उसमें वो बोले कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, लेकिन उसी के थोड़े दिन पहले वो बोल रहे थे कि मैं कपड़ों से आतंकवादियों को पहचान लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़े दिनों के अंदर उनके स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं और यहाँ तक आंध्र प्रदेश के अंदर तो उन्होंने टीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया जो 4% आरक्षण दे रहा है मुस्लिम को, वादे कर रहे हैं। तो किस तरह का तुष्टीकरण और किस तरह का दोगलापन है ये मुझे समझ में नहीं आता। आज आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, ये वही बीजेपी है ना, एनडीए सरकार है जिसने आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाटों का आरक्षण हुआ था उसको खत्म कर दिया था। तो किस तरह से ओबीसी का दुहाई देते हैं, जाति खुद बांटते हैं। भाई ओबीसी में मुसलमानों को बैकडोर एंट्री, मैं इसको कह रहा हूं, पिछले दरवाजे से एंट्री, घुसपैठ, सेंधमारी करा दी गई। मैं सवाल ये है ना, अगर आपने, भाई इस देश के कई राज्यों में ओबीसी के कैटेगरी में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से दिया गया, जिस आधार पे और जिस लेवल पे दिया गया, उस पर आपत्ति है। टीडीपी के साथ कैसे गठबंधन कर लिया अगर आप मुस्लिम आरक्षण? भाई तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो आप उनको कहते हैं कि कम्युनल है, आप करते हो तो कम्युनल नहीं कहा जाएगा, आप अगर करोगे तो कम्युनल नहीं कहा जाएगा, कोई उसकी तरफ उंगली उठा देगा तो कम्युनल हो जाएगा, वो सांप्रदायिक हो जाएगा। आसानी से, बहुत कन्वीनियंटली आप लोगों को मुस्लिम भी चाहिए। जरा एक बार लोगों की राय और शामिल करते हैं, जरा दिखाते हैं लोग क्या कह रहे हैं। ये हमारे पैनलिस्ट की राय तो हमने सुन ली, जरा देखते हैं लोग क्या कहते हैं। सवाल नंबर 2 दिखाइए, ओबीसी आरक्षण में ममता का मुस्लिम कार्ड क्या बताता है? हमने ये सवाल किया था और उसमें से करीब 36% लोग कहते हैं कि ये ओबीसी के साथ धोखा कर रही थी ममता बनर्जी। ये आज उजागर हो गया है। ममता सिर्फ मुसलमानों को बढ़ाती हैं, ऐसा 62% लोग कहते हैं और 1.5% लोग ही सिर्फ इस बात से सहमत हैं कि जिनको जो डिजर्व करते थे, जिनके लिए जरूरी था, उनको एक आरक्षण मिला होगा। तो सिर्फ 1.5% लोग इस बात से सहमत हैं। जरा सवाल नंबर 3 का भी एक बार दिखा दीजिए रुझान। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का कितना असर पड़ेगा? यह सवाल हमने पूछा था और करीब 80% लोग ये कह रहे हैं कि ममता के तुष्टीकरण पर हथौड़ा चला है और करीब 16% लोग कहते हैं कि ओबीसी को धोखे का एहसास हो गया होगा आज, और 4.5% लोग कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा। तो यह है लोगों की राय जो हमने देश का मूड मीटर के जरिए जानने की कोशिश की है। और हमारे पास देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। अब वक्त है कि आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम एक बार अनाउंस कर दे। जरा दिखाइए आज के जो लकी वोटर हैं। सुमंत्र चटर्जी हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं, और नवनीता नाथ हैं असम की, जिनको कि आज मूड मीटर का इनाम मिलता है। और अशोक त्यागी उत्तर प्रदेश और साक्षी सक्सेना ये भी उत्तर प्रदेश की हैं। इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनको भी मूड मीटर की तरफ से आज का इनाम मिलता है। आज देश का मूड मीटर में इतना ही।